किया, एक चीज समझाया था, सिमिलर ट्रायंगल्स लिखो। इसमें दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कहा जाएगा? जब उनके, देखो ट्रायंगल में दो ही डायमेंशन होती है उनके, एक एंगल के बारे में बात करते हैं, एक साइड के बारे में बात करते हैं, है ना। वर्टिसेस तो पॉइंट्स ही है, उनकी तो कोई डायमेंशन नहीं है। पॉइंट की डायमेंशन होती है? नहीं। लाइन की डायमेंशन है लाइन सेगमेंट या एंगल, जिनको नंबर दिया जाता है। तो हमारे पास अगर इनमें एंगल्स है, दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। और जो उनकी साइड है, जिनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड। पर बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स दिए थे। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय कॉरस्पॉन्डिंग, जो साइड आपस में मैच करे, लेंथ के साथ लेंथ, ब्रेड के साथ ब्रेड। रेक्टेंगल में कॉरस्पॉन्डिंग समझना सबसे आसान है, लेंथ के साथ लेंथ मैच करे, ब्रेड के साथ ब्रेड। या फिर जैसे अगर एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? मैं इस ट्रायंगल को फ्लिप करूंगी और इस दो एंगल्स को आपस में मैच करूंगी। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ, यहाँ पर इस ऐप में फीचर नहीं है कि मैं इसे फ्लिप कर दूं, मैं इसको फ्लिप करूंगी, राइट। मतलब अगर मैंने इसे नेम दिया पी क्यू आर एंड दिस इज ए बी सी, साइड ए सी और पी क्यू आपस में मैच करेंगे। AC और PQ को मैं ओवरलैप करके 30 और 30 के साथ मैच करके देन आई सी ट्रायंगल आपस में ओवरलैपिंग, बड़े होने के बाद ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे। दिस इज मेंट बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हम क्या लिखते हैं? प्रोपोर्शनल। क्योंकि ये सिमिलैरिटी है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या फर्क है, ये जरूर एक चीज रखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी? ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है? साइड्स आर, सॉरी, ऑल द एंगल्स आर, दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, दोनों के एंगल्स आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। और जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होती है? इक्वल, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी में फिगर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, दो सर्कल से दोनों की रेडियस 5 है, दो स्क्वायर से दोनों की साइड 5 सेंटीमीटर है, तो आपस में वो फिगर्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि हर एक साइड को हमने हाफ कर दिया, हर एक साइड को हमने 1/3 कर दिया। क्लियर हो गया? जूम इन जूम आउट मतलब सिमिलैरिटी। तो एक चीज याद रखना, साथ में करवाया था, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ऑल congruent figures are similar, but all similar figures are not congruent. क्योंकि एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में जहां लिखा है कि ये हमारा ट्रायंगल की डायमेंशन है, चेक वेदर दे आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो ऑप्शन में आता है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। तो वो एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, उसके बेसिस पर ये चीज याद रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज समझनी जरूरी क्यों है, पेपर में 10 मिनट नहीं लगाने इसमें हमें। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आता हो, रियलिटी समझ में आती हो, कॉन्ग्रुएंसी आती हो, ऑप्शन मार्क करे चले, ओरल ओरल क्वेश्चन है वो करने वाला, ठीक है। तो वो लिख ही लो क्वेश्चन जो आपके पेपर में है एग्जाम्पलर का, इसके साथ मैच करते हुए क्वेश्चन लिखो। वाई, वाई दिस थिंग, वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पलर में ना एमसीक्यू का क्वेश्चन है जिसको लिखा है इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्रायंगल है एबीसी एंड डीईएफ, एंगल बी दिया हुआ है एंगल ई के इक्वल, एंगल एफ दिया हुआ है एंगल सी के इक्वल, ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डीई। तो कहते हैं इन दो ट्राइंगल्स के बारे में बताओ क्या चीजें ट्रू हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। ये अभी अच्छी तरह से समझ ही नहीं आएगी चीज, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसमें समझाऊंगी। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर मैंने आपको
ये चीज पढ़ाई थी, ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट बट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, और है कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर बोथ, कि सिमिलर भी है कॉन्ग्रुएंट भी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए जरूरी है हम समझे कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क क्या होता है। सिर्फ ये क्वेश्चन है जिसके बेसिस पर करवाऊंगी, अभी नहीं समझा रही, सिर्फ क्वेश्चन लिख लो एग्जाम्पलर का कि वाई वी स्टडी कॉन्ग्रुएंट क्या है, सिमिलर क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और ये पेपर में आता भी है। ठीक है ना, होगा 1 मार्क का ही, वो गलत हो जाएगा तो होगा 1 गलत हो गया। ठीक हो गया इतना। अब आते हैं, हमने कल किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पढ़कर आए हो सब? इसका प्रूफ देखो क्लास में मुझे याद करवाना है आपको। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सबसे पहले तो कौन से फिगर पे अप्लाई होती है तस्लीम? ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने। अब ना इसको प्रॉपरली लिखना तो चाहे ना आए लेकिन स्टेप्स याद हो जाए, ताकि थोड़ा बहुत तो कुछ लिखे, उसके बाद अगर 3-4 बारी घर पे रिवाइज करते हो तो याद हो जाएगा। ड्रॉ करो साथ साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक से पूछूंगी और फिर हम लिखेंगे। इस ट्राइंगल में हम क्या ड्रॉ करते हैं गुरलीन? पैरेलल लाइन किसको ड्रॉ करेंगे? बीसी को। और वो लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट कौन सी साइड्स को? ए बी और एसी को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो गिवन हमारा साथी बन जाता है ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। समझ में आ गया? यही गिवन है। टू प्रूव, हाँ जी, टू प्रूव कौन बताएगा? कायशा। ठीक है ना, कि दो साइड जिनको इंटरसेक्ट किया दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, द गिवन लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। स्टेटमेंट भी जरूरी है प्लीज, जैसे मर्जी रट्टा मार के चाहे सेम टू सेम लिख कर आओ, चाहे उसको थोड़ा ट्विस्ट करके लिख कर आना है, वही सेम बात है। उसी सेम बात को किसी भी वर्ड पे एक्सप्लेन कर दो। मैथ्स में डेफिनेशन ऐसी नहीं होगी कि वर्ड बाय वर्ड लिखनी है। इफ यू राइट इट इन एनी अदर लैंग्वेज तो इजिली रिलेट्स टू द, मतलब ये नहीं बात ही चेंज कर दो। ठीक है, दैट्स व्हाई रट्टा सभी लोग आते हैं कि वही लिख कर आओ। उसके स्टेटमेंट का भी 1 नंबर मिलता है। 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा, लिखा जाएगा स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें प्रूव कराते हो, स्टेटमेंट भी लिख के आते हो। अब इसमें करनी है कंस्ट्रक्शन। दर्पण, आप बताओ, मैंने आपको कहा था जब भी इसे प्रूव करना है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो क्या है? मैम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन नहीं बतानी, जो इसके बिहाइंड पूरी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने एक ही चीज का बार बार यूज किया है, वो क्या है? मैम एरिया ऑफ एरिया ट्रायंगल। ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, तो इस एक बेसिक चीज को याद रखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो मैंने इसको स्टोरी के फॉर्म में याद किया है कि कल मैं मुझे पढ़ना ना पड़े पर मुझे थोड़ा बहुत इसको समझाना आ जाए, कल मैं आपका सरप्राइज टेस्ट लिखूं तो आपको समझ में आए हमें करना क्या है, कुछ तो लिखोगे। तो मैंने इसे यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो मुझे पता होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। कौन गया? दर्पण। और कौन आया था? अन और रियांश तो है, रियांश है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। समझ में आ गई बात है? अब आते हैं कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। तो अगर मैं एरिया ले रही हूँ इस पूरे ट्रायंगल, मुझे क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे? परपेंडिकुलर, क्योंकि मेरे पास बेसिस तो चलो साइड्स तो है ही है, ऑल्टीट्यूड्स कहीं भी नहीं है। तो हमने दो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं, एक पॉइंट बी से, एक पॉइंट ई से। ठीक है, तो ये जो आपके बुक में मैंने अल्फाबेट लेटर्स लिखे हुए हैं ना, उनको यूज किया एम एन एन, डी एम ई एन। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन डॉटेड में करनी है। फ्रॉम डी ड्रॉ ए डी, सॉरी ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी कर लो, ए ही कर लो, एक ही बात है। ऐसे ही फ्रॉम ई ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू,
और इसके बाद क्या करना था, डिस्मीट। कंस्ट्रक्शन में एक और चीज है, ज्वाइन बीई एंड सीडी। इतना लिखो, फिर प्रूफ में आते हैं। क्लियर हो गया, सबने लिख लिया ना? इसके बाद न्यूमेरिकल ही करेंगे हम, ठीक है? न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन कल से करवाओगे, मुझे एपी भी करवाना है साथ। अब आते हैं प्रूफ पर। तो सबसे पहले तो जो चीज मुझे प्रूफ में यूज करना है उसे लिख लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है सिंजन, कौन से ट्राइंगल का एरिया लेंगे? क्यों लेंगे? क्योंकि इसी में तो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं। समझ में आया? छोटे वाला ट्राइंगल एडी दिख रहा है ना, तो मैंने इसी का एरिया लेना है। क्यों? इसी में तो ऑल्टीट्यूड है डीएम और ईएन, राइट? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। राघव, एरिया का फॉर्मूला बताओ, एडीई का। मैम हाफ इंटू, कहाँ गया, हाँ, हाफ इंटू एई इंटू डीएम। एई इंटू डीएम, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसका? हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। ठीक है, शायद देखकर ही बोलो, है ना? पर बोलो। अब ये तो समझ में आ गया, बेसिक है एडी, यहाँ तक क्लियरली याद होगा। इसके बाद तक क्या, जब मैंने भी थ्योरम पहली बार पढ़कर इसको सॉल्व किया था, दैट इज आफ्टर लाइक 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी कौन से, ये तो ट्रायंगल समझ में आ गया लेंगे। वाई, अब देखो ना, यहाँ पर डीई के साथ या बीडी के साथ, अब दूसरी चीज मैंने क्या याद की, मुझे प्रूव करना है एडी अपॉन बीडी, और यहाँ पर लेना है ए अपॉन ईसी। हाउ आई रिमेम्बर ज्योमेट्री, मैं कैसे याद करती हूँ क्वेश्चन को, या कैसे सॉल्व करती हूँ, कुछ भी अननोन क्वेश्चन आए मेरे पास कोई नया, तो मैं कैसे उसको अप्रोच करती हूँ। मैंने एडी ले लिया, मेरे पास कहीं ना कहीं एडी आ गया, मेरे पास कहीं ना कहीं एई आ गया। अब कौन सी साइड चाहिए मुझे? एडी के साथ कौन सा नंबर दिया हुआ है? डीबी। तो मैं डीबी को लूंगी। ठीक है, अब डीबी को कैसे लेना है हमें, ये बेस में आना चाहिए। तो इसके साथ कोई ट्राइंगल लूंगी मैं जिसमें डीडी बेस में हो और ऑल्टीट्यूड बन जाए, राइट? तो इस एडी डीबी को जो ऑल्टीट्यूड आ रहा है वो ऑपोजिट से आना चाहिए, वो है ईएन। तो ट्राइंगल कौन सा आ गया? बीडीई, ट्राइंगल बीडीई। तो आई टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी, लिख लो बीडीई, लिख लो एनीथिंग, बीडीई लिख लो। ठीक है, तो जो लिखो उसको कांस्टेंट रखना, वही लिखना बार बार। बीडीई लिया, इसमें बेस क्या है? हाफ इंटू बीडी, और ऑल्टीट्यूड क्या है? और कि कल बात हुई थी ऑल्टीट्यूड ऑपोजिट से आता है, बेस जहां दिया हो ऑल्टीट्यूड के ऑपोजिट से आता है। कभी अगर बेस बीडी लिया, ऑल्टीट्यूड को ऑपोजिट साइड से देखा मैंने। ऐसे ही अब लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बीडी ले लिया ना, बीडी भी मेरे पास आ गया नंबर। अब लेना है ईसी, ईसी ये ट्रायंगल हुआ, है ना? वर्टे जो इसका ऑल्टीट्यूड आएगा वो बी से आएगा, ईसी यहाँ पर है, ऑल्टीट्यूड ऑपोजिट से आएगा, तो मेरे पास आ गया बीईसी या सीईडी। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सीई इंटू डीएम। ठीक है ना? सुखमीत, अब इसके बाद ये आपने 4 एरियाज निकाले हैं, इसके बाद हमारा स्टेप अब क्या होगा? एडी और बीबी आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक फ्रैक्शन, है ना? न्यूमरेटर अपॉन मैम डिनोमिनेटर। हाँ, मैम अब कटिंग कर देंगे इनकी। कटिंग कैसे करेंगे?
ये एरिया एडीई लिया और यहाँ से बीडी, एडी बनना चाहिए न्यूमरेटर और बीडी बनना चाहिए डिनोमिनेटर। तो मैं एक फ्रैक्शन फॉर्म करूंगी, एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। कटिंग तभी होगी या तो वो इक्वेट हो जाए या फिर आप उसे किसी ना किसी तरह से रिलेट करो। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लेकर आना है तो मैंने इसको उसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। क्योंकि इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी वैसी फ्रैक्शन में बनेगी, राइट हैंड साइड भी वही फ्रैक्शन में बनेगी। तो ये हाफ एंड हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, तो ये रेशियो बनकर आ जाती है एडी अपॉन बीडी। आपने ये वाला ले लिया ट्रायंगल और इसके साथ ये वाला ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे एडी और बीडी चाहिए। एडी के साथ मैंने सीई क्यों नहीं ले लिया? एरिया तो दोनों ट्रायंगल्स का सेम ही है ना, एडीई भी है, एडीई एडी है। तो इस एडी के साथ मैंने ये वाला नंबर लिया। अब ऐसे ही आई फॉर्म दिस वन, इसकी सेकंड रेशियो बताओ कौन सी वाली होगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल मैम ADE और CED। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी क्या बन जाएगा? हाफ इंटू एई इंटू डीएम, हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। ये हाफ कैंसिल हो गया, डीएम डीएम कैंसिल हो गया, ये बनकर आ गया एई अपॉन ईसी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इन दोनों को फाइनल क्या करना है? इन दोनों को इक्वेट करना है। उसके लिए मुझे इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करना होगा, उनको इक्वल बनाना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड चेक की, न्यूमरेटर दोनों का क्या है? एडी, एरिया ऑफ एडी है, दोनों ही न्यूमरेटर दोनों के सेम होंगे। क्योंकि अगर मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी 20 है तो आप यहाँ भी 20 लिखोगे, यहाँ भी 20 लिखोगे, थोड़ी यहाँ पे 21 लिखोगे। नहीं नहीं, तो अलग से नंबर आ गया। सेम नंबर यूज कर रहे हैं तो बोथ केसेस में सेम ही आएगा अपने पास। अब इसका दो फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम है, तो व्हाट शुड आई डू नाउ? मुझे उनका डिनोमिनेटर भी सेम करना है। और इसको सेम करने के लिए आपने 9th क्लास में एक चीज नहीं पढ़ी थी, डिलीट हो गई थी, जो अब रट्टा मार के सिर्फ यही के लिए याद करोगे। ये दो ट्रायंगल्स का एरिया हमने इक्वल करना है, तो इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं। रेयांश क्या है वो लाइन? Triangles on the same base and between the same parallel lines have equal areas. तो ठीक है, हम लिखेंगे ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। इसको दो तीन बार तो लिखेंगे नहीं अब ना, तो पहले रीजन लिखे फिर एक्सप्लेन करें। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, जो आपने नाम लिखा है ना, बीडीई एंड सीईडी। ट्रायंगल्स बीडीई एंड सीईडी आर ऑन सेम बेस। वो सेम बेस कौन सा है? डीई। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये बिटवीन का मैं सिंबल यूज करती हूँ, मत यूज करना, पूरा लिखना बीईटी डब्ल्यू डब्ल्यू एन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस है इसमें? देखो एक ही सेट है, डी और बीसी। ठीक है, बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो बिल्कुल रट्टा मारो, क्योंकि पैरेलल लाइंस भी एक ही सेट है और दो ट्रायंगल्स जिनको इक्वल करना है वो भी एक ही सेट है आपके पास। ठीक है, डीई एंड बीसी। तो इससे क्या होगा? यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। ठीक हो गया? अब इसको नंबर 1 दोगे, इसको नंबर 2 और इस वाली चीज को नंबर 3। अब ये आपके समझने की बात है कि 3 इक्वेशंस मैंने लिखी, इसमें न्यूमरेटर दोनों के सेम थे, डिनोमिनेटर इस तीसरी लाइन की वजह से सेम हो गए, है ना? तो अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। हम लोग अरिथमेटिक है वो नहीं कर रहे हैं, हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ इतना लिख देंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3। लिखने के लिए बहुत सी चीजें हैं, उतना लिखो जितना रेलिवेंट है। ठीक है ना, क्योंकि पेपर पूरा भी करना है, कैलकुलेशन भी करनी है हमें। तो फ्रॉम 1 2 3 आपके पास क्या आ जाएगा? अब ये एक्सप्लेन करने के लिए काफी है कि एडीई एडीई और इसकी वजह से नीचे वाली चीज भी सेम है, देयरफॉर फिर वो यूक्लिड वाली चीज
things which are equal to same thing are equal to one another लिखते नहीं है, but that is why we use this logic to prove. तो अब हमारे पास आ जाएगा AD upon BD is equal to AE upon EC. पूरी ज्योमेट्री में यही एक थ्योरम है और इसी के आने के चांसेस है. पूरी ज्योमेट्री अब पूरी सॉर्टेड हो चुकी है कि यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स में इकलौती ये लंबी सी थ्योरम है. पाइथागोरस शुक्र करो नहीं है आपको. पाइथागोरस थ्योरम पहले थी तो उसका कन्वर्स भी था, ठीक है, और सर्कल्स में बहुत चलती फिरती थ्योरम है कि वैसे प्रूव हो जाती है, बात करते करते प्रूव हो जाएगी, राइट. तो यहाँ से आ जाएगा हेंस प्रूव. बस खत्म. अब आते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज कहाँ होता है. ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दी होगी, ठीक है ना, और कुछ ना कुछ इससे अब क्वेश्चन देखते हैं इसके. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी तो हमने किया, अब इसका यूज क्या है, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन तो हम करेंगे. लिखो इसको, बुक खोलो अपनी, चैप्टर नंबर 6, नई वाली बुक है तो यू विल ओपन एक्सरसाइज 6.2 में ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करना है हमें, न्यूमेरिक बेस, और क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन करेंगे हम आज, ठीक है. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको समझेंगे, कल से फिर प्रूफ शुरू कर देंगे, ठीक है. अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. और ऐसा एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आता ही है, सितंबर टेस्ट में तो बांध लेना, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आप सिमिलैरिटी पे या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी पे. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट में ना अगर सिमिलैरिटी है तो वो दो ट्रायंगल्स की बात करेगी, अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी है ना तो वो एक ही ट्रायंगल में पैरेलल लाइन की बात करेगी. समझ में आ गया. दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए. ट्रायंगल एबीसी लिया है, डीई लाइन पैरेलल ड्रॉ की है और इसमें लिखा है ये 1.5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर. दिस इज 1 सेंटीमीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईसी. ये इसकी एप्लीकेशन है जो आप पढ़कर आए हो. ट्रायंगल में लाइन पैरेलल. देखो ज्योमेट्री सबसे इजी है 10th क्लास की, क्योंकि एक ट्रायंगल ही है, एक सर्कल है. अगर ट्रायंगल है तो वो सिमिलैरिटी है, उसमें सर्कल कोई नहीं है, तो मतलब सिमिलैरिटी से या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से क्वेश्चन है. पाइथागोरस तो हमारा हट ही गया, वरना पहले कंफ्यूजन होती थी पाइथागोरस का हुआ तो, राइट. अब इसमें आपको एक ट्रायंगल है और एक लाइन पैरेलल दी हुई है, ठीक है. तो हमें पता है इन ट्रायंगल एबीसी, अगर तो एमसीक्यू में आएगा, ये स्टेप्स डिटेल में नहीं लिखते, अभी लिखेंगे ताकि याद रहे हम कर क्या रहे हैं, ये हमारे माइंड में चलने चाहिए बाद में. इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी. एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल टू द अदर साइड, देयरफॉर बाय, ये बीपीटी मत लिखना, बोलते जरूर है लेकिन लिखते पूरा ही है. शुक्र करो पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ गई. तो ये 3 वर्ड लिखते मुश्किल नहीं होने चाहिए, डीपीटी में नंबर कट जाएंगे. रिस्क की बात है, मैं गारंटी नहीं देती. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, पूरी स्टेटमेंट लिखोगे फिर भी नहीं कटेंगे, ठीक है ना. तो ये 3 वर्ड डीपीटी करके मत लिखना, इसको पूरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखो. उससे हमारा प्रूफ क्या हुआ था कि जब एक लाइन पैरेलल ड्रॉ हुई है तो क्या रूल बनकर आता है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. AD की वैल्यू क्या दी हुई है 1.5, DB कितना दिया हुआ है 3, AE कितना दिया हुआ है 1 और EC कितना है पता नहीं, वो तो निकालना है. तो हमारा निकल जाएगा ये क्वेश्चन. अब ये है जो क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन बीपीटी. अब इसमें मुश्किल करना है तो क्या होगा, ठीक है. ये तो क्लियरली पता है ना. देखो 1.5 था, डबल हो गया 3 हो गया, तो 1 है तो EC कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर जरूर लिखना साथ में. समझ में आ गई इतनी चीज. तो EC की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर. बात क्लियर हो गई. ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है, ये स्टेप्स तो तब लिखते हैं जब 2 नंबर में आएगा, जो ऑब्जेक्टिव में आएगा. 1 मार्क में एमसीक्यू में होगा, ऑब्जेक्टिव होगा तब ये स्टेप्स लिखोगे, वरना ओरली ये 1.5 भी डबल हो गया, मतलब ये भी डबल. क्वेश्चन में ट्विस्ट कहाँ आता है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हो, है ना, और फिर कहा जाए आपको AD दिया हुआ है 1.5, DB दिया हुआ है 3, AE दिया हुआ है 1 और कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ AC.
ऑप्शन स्टार दिए हो, यहाँ ये क्वेश्चन हो जाता है डिफिकल्ट, क्योंकि आदत क्या है, हम इसी निकालते हैं 2, ऑप्शन 2, हाँ आगे बढ़ जाओ। बहुत खुश हो गए, काम हमारा सही है। लेकिन हम क्या करेंगे इसका मैथ, एसी की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में ट्विस्ट ही करना है ना, रेशियो वाला तो क्वेश्चन हमारा सेम है, आपको एसी की वैल्यू पूछनी, या फिर क्या होगा, आपको एई नहीं गिवन होगा, एसी गिवन होगा। कंप्लीट एसी दिया है, फाइंड ईसी फाइंड एई, कोई एक पार्ट पूछ दिया। क्लियर होगी बात ये, राइट? जैसे लिखो, फॉर एग्जांपल लिख लो, एसी कहा है, इसका सेकंड पार्ट कर लो, एसी इज, तो आप आंसर मार्क करोगे 3 सेंटीमीटर। अब इसी में ट्विस्ट कर लो, आपको एडी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, बीडी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और कहा है एसी इज इक्वल टू, लेट मी से 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पीई, फाइंड द मेजर ऑफ पीई। ठीक है, तो मुझे पता है एई और सीई, अब इसको करने के ना, देखो एमसीक्यू टाइप है तो क्या वे है, पर अगर हमने स्टार्टिंग ही की है तो मैंने कहा सीई की वैल्यू निकालनी है ना, तो सीई को एक्स ले लो, लेट सी इज एक्स, तो ए कितना हो जाएगा। अब ये चीज भी समझनी होती है, एसी पूरी कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, जिसमें सीई के पास कितना है एक्स, तो ए कितना हो जाएगा। अब ये भी चीज में गलती देखते हो, मैंने देखा है, काफी बार नोट किया है, यू राइट एक्स माइनस 6 एक्स, क्या लिखेंगे इसमें, समझ में आ गई ये बात, इस चीज को भी ध्यान रखना। अब रेशियो तो आपकी वही बनेगी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी कितना है 1.5, 3, ए कितना है 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हेन आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को अप्लाई किया, यू गेट द आंसर। एंड आंसर बताओ एक्स क्या आएगा, ये 1/2 6 माइनस एक्स बाई एक्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 कैसे है, EC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आई है? अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, किसी ने इंटरजेक्ट नहीं किया ना कि ऐसा कर सकते थे, तो अभी नहीं करते, लेट इट बी लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे आराम से समझ में आएगा, अभी इतना सारा मत दिमाग में घुसाओ, ठीक है ना, इतना सा हम करते हैं, देन सेकंड पार्ट मुझे एपी भी करवाना है आपको, सेकंड पार्ट जल्दी से करो। सेकंड पार्ट करने के बाद ना क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में लेना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, प्लस कोऑर्डिनेट और जो एपी हमें पूरा करना है वो भी। कोऑर्डिनेट में कितने क्वेश्चन हुए, 10 हो गए, नेक्स्ट 10 शुरू कर दो। हुए है कि नहीं हुए, मैं कभी भी रजिस्टर चेक करूंगी, रजिस्टर्स लेके आने सबने अपने साथ साथ, कोऑर्डिनेट किया है कभी, देख ले जो मैंने असाइनमेंट दी थी, एपी कर ली पूरी 40 क्वेश्चन, जल्दी कर लो क्योंकि अब इसका टेस्ट भी है। हाँ सारी ये क्वेश्चन अगर इतना कर लेते हो ना, कोऑर्डिनेट के तो स्पेशली, एपी के भी थोड़े से क्वेश्चन होंगे, है वही बात, लिस्टेड लैंग्वेज करके कुछ ना कुछ अलग करके दे दिया, पर अगर उतना समझ लेते हो तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। टेस्ट के क्वेश्चन भी उन हैंड आउट में सही थे, सिर्फ फर्स्ट आपके केस स्टडी को छोड़कर बाकी सभी ऑलमोस्ट हैंड आउट से थे। अब एडी निकालना है इसमें, देखो मुझे यहाँ से डायरेक्टली क्लियर है, एई रेशियो ईसी कितना है, कितना है 1.8:5.4, या कितना है 18:54। अब मेरे टेबल्स अच्छे हैं, मुझे पता है दिस इज 1 into 18 3 54, तो ये रेशियो 1:3 आई, तो इसका मतलब ये 7/7.2 है ना, ये क्या है 3 पार्ट्स, 7/2 क्या है 3 पार्ट्स, तो इसका 1 पार्ट क्या होगा,
तो मैं 7.2 को 3 से डिवाइड कर दूंगी। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज मत समझना, इसको सिर्फ x लिखना। आप x बाय 7.2 इज इक्वल टू 1.8 बाय 5.4 करना। दैट इज व्हेन यू समझ में आता है, दिमाग चला लो तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो जिसमें करने की कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसको आराम से करो। 3 फिर 3x इज इक्वल टू 7.2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4। सो AD की वैल्यू क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर। तो आपके बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस ना अगर न्यूमेरिकल में आते हैं तो इस तरह से आएंगे। समझ में आ गया। और अगर सिमिलैरिटी का होगा ना तो वो साइड के बारे में पूछेगा। जो आपकी ये BD है ना, ये किसी ट्राइंगल की साइड है। BD के साथ कोई ट्राइंगल बनता है। देखो इस फिगर में 2 ट्राइंगल बनते हैं ना, ये तो हमने कल बात की थी। कितने ट्राइंगल बनते हैं इसमें 2। कौन कौन से ADE और ABC। अच्छा ADE की साइड कौन सी होगी AD DE और AE, है ना। और ABC की साइड क्या होंगी AB BC AC। इन 2 के अलावा इस फिगर में कोई और ट्राइंगल है नहीं। तो क्या इन दोनों ट्राइंगल में ये BD किसी की साइड बनकर आई है, ना ADE की ना ABC की। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जहां लगेगी ना वो DE के बारे में पूछेगी, BD के बारे में पूछेगी, या BD गिवन होगा, या EC के बारे में पूछेगी EC गिवन होगा, राइट। अगर सिमिलैरिटी लग सकती है ना देन इट आस्क अबाउट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वो AB के बारे में पूछेगा आपको या AB के बारे में गिवन होगा। समझ में आ गई बात ये। दोनों में फर्क ही इतना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो 2 पार्ट्स के बारे में बात करती है, सिमिलैरिटी पूरे ट्रायंगल के बारे में बात करती है। क्लियर हो गया इतना। अब आओ AP का हैंड आउट। जो एक चीज मुझे सबसे पहले आपको सिखानी है, AP का जो टेस्ट था मैं ना 2 प्रिंट आउट रखे थे, एक तो कबीर का था जो स्क्रीन में मैंने सॉल्विंग की थी, और एक आरव का, है ना। तो मैं वहां से ढूंढ कर दूंगी कहाँ रखा हुआ है। तो मीनवाइल आई विल जस्ट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ग्रुप में है यहाँ पर ये राइट है। तो खोलो अपना टेस्ट भी सब अगले से देखते हो। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी इस टेस्ट में जो मैंने ओवरऑल सब में देखी है, दैट वाज इन क्वेश्चन नंबर 1। राघव ने मुझे पूछा था मैम कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होती है ना। बेटा वो होता है जब सबका सेंटर सेम हो और हमने सर्कुलर, जैसे सेंटर में स्टेज है और ऐसे उसके आगे सीट्स लगाई। सेंटर यहाँ पर है, व्हेन वी हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई। सेंटर सेम है, कंपास को बड़ा करके सर्कल ड्रॉ करते रहो, उसके पॉइंट को फिक्स रखो, रेडियस बढ़ाते रहो और सर्कल ड्रॉ करते रहो। तो देन वी से दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। समझ में आ गया। तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि 1500 लोगों को एक ऑडिटोरियम में बिठाना है, जैसे मर्जी बिठाए, सिंगल रो में बिठाए या वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बिठाए। क्वेश्चन AP का ही रहेगा, ठीक है। अब पहली गलती इस क्वेश्चन में जो मैंने नोट की, बच्चों ने जो की है वो ये कि पहली टर्म इसमें क्या है 30। उससे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखते हैं ना देयर आर 30 सीट्स इन द फर्स्ट रो, सो देयर आर 30 सीट्स। पहला इस क्वेश्चन में है A इज 30। कॉमन डिफरेंस क्या है, माइंड इट, ये सर्कुलर अरेंजमेंट हो या रो वाइज अरेंजमेंट हो, कि एक सिंगल आपने लंबी लंबी रो बनाई हुई है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, सर्कल है मतलब ये सर्कुलर अरेंज कर दिया। वो अरेंजमेंट क्या है वो मैटर तब करेगी जब रेडियस और डायमीटर कुछ दिया हो या हमें सर्कमफ्रेंस निकालना हो, या वो है ही नहीं। यहाँ पे निकालना क्या था, रो वाइज चेयर कितनी बड़ी है। तो आपने अगर पहली रो में 30 चेयर रखी, सेकंड रो में 10 चेयर उससे ज्यादा है, थर्ड रो में 50 चेयर हो गई, फोर्थ रो में कितनी हो गई 60 चेयर एंड सो ऑन। तो ऐसे करते करते आपने कितने लोगों को बिठाना है 1500। सो व्हाट इज दिस 1500, नंबर ऑफ चेयर्स इन द लास्ट रो और टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। तो ये क्या होगा, सम होगा या टर्म होगी, सम। लोगों ने इसको, आप लोगों ने मतलब कईयों ने इसको, बहुतों ने या तो चीटिंग किया आसपास देख देख कर, एक ने किया बाकी सबने वही डोमिनो इफेक्ट, चल सब ऐसी करो, है ना। तो या तो वो किया है, दिस इज SN इज 1500। पहली बात तो ये सबसे बड़ी जरूरी चीज थी। फिर आइए इसके फॉर्मूला में प्रॉब्लम, किसी ने टर्म में 2a लगा दिया, किसी ने सम में 2a लिखा ही नहीं।
फॉर्मूला जो था, राइट। एंड सेकेंड थिंग, गौतम तुमने ठीक से लिखा हुआ है A is 30, कॉमन डिफरेंस इज 10। तुमने क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया A is 10, B is 10। अच्छा भला फर्स्ट क्वेश्चन 120 सॉल्व किया हुआ है, उसके बाद सभी चीजें ठीक की हुई है, बस A 10 लेकर सॉल्व कर दिया उसके बाद। समझ में आ गई बात है? ठीक है ना। तो कम से कम अगर हमारा ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन या ये वाला तो सही किया ही, राइट। चलो अब आ जाओ, SN दिया हुआ है 1500, आपके पास AP भी आ गई, 30, 40, 50 इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज निकालनी थी आपने, फॉर्मूला क्या आएगा, n/2 2a n-1, कॉमन डिफरेंस है D, और ये आना चाहिए 1500। मेजर प्रॉब्लम यही थी, 1500 हैज टू बी द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। आपने इसे टर्म मान लिया कि लास्ट वाली रो में 1500 चेयर्स लगा दो, राइट। तो n की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व आप खुद से करना। इसमें n की वैल्यू अपने पास आती है 15, देयर आर 15 रोज। ठीक है। अब सेकंड थर्ड पार्ट इसका था कि अगर हमने 1500 चेयर्स की लगानी है ऑडिटोरियम में, तो 10th रो के बाद कितनी चेयर्स रह जाएंगी। ये कैलकुलेशन करके मुझे जिनके भी मार्क्स कम आया ना, आप 15 से कम तो लगाओ, मतलब 20 से कम मार्क्स लगाओ, पूरा का पूरा हैंड आउट फिर से सॉल्व करना, पूरा टेस्ट फिर से सॉल्व करना अगर 20 से कम मार्क्स है, राइट। तो हमें क्या करना है, 1500 सीट है और जिनके 20 से ज्यादा है, 20-30 के बीच में, जो क्वेश्चन गलत है वो सॉल्व कर लेना, राइट। अब आते हैं 1500 और ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट आफ्टर 10th रो। तो 10th रो तक कितनी सीट्स लग गई, आफ्टर 10th रो का मतलब है हम क्या करेंगे, 1500 माइनस S10। समझ में आया? ये भी क्वेश्चन गलत किया था काफी लोगों ने, तो कईयों का सही भी था। तो ये आ जाएगा 10/2, 2 into 30, और मैं दूसरों को क्या बोलूं, जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने 30 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो दैट इज वन प्रॉब्लम दैट हैपन। ठीक है, फॉर्मूला ठीक से लगाना। मुझसे भी ये गलती हुई है, मैंने भी इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया ना, आंसर देखे तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, राइट, बाय मिस्टेक। फॉर्मूला लिखा हुआ है 2a, पर यहाँ पे 30 से ही उसको सॉल्व कर दिया, राइट। बिकॉज वाई आई हैड दिस कि मैंने 10th रो का नंबर निकाला हुआ है यहाँ पे 120, तो मैंने क्या करना था, 120 प्लस 30, मैंने वो फॉर्मूला लगाया, बट मैंने 120 के साथ ही सॉल्व कर दी। समझ में आई बात है? तो ये आ जाएगा 10/2 into 60 plus 90 which is 150, 750 सीट फिल हुई है, तो नंबर ऑफ सीट्स स्टिल लेफ्ट टू बी फिल्ड विल बी 70। क्लियर हो गया ये? एंड 17 रोज है। ये मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन प्लीज पक्के से याद कर लो, क्योंकि हो सकता है इस बार वैसा ही क्वेश्चन आए। मिडिल टर्म ऑफ द 18 ना, या 3 मिडिल टर्म्स निकालो, या मिडिल मोस्ट टर्म निकालो, या 2 मिडिल टर्म्स निकालो। इवन में 2 मिडिल टर्म्स होगी, ऑड में एक सिंगल। ऑड वाली में क्या करते हैं, 17 को चाहिए ना, तो ऑड वाले में क्या करते हैं, 17 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 18/2 कितना हो गया, 9th रो इज द मिडिल मोस्ट रो। रट्टा मारते इस चीज को जैसे मर्जी याद करो, बट सबसे इजी यही रहेगा। मिडिल मोस्ट निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 करना है। अब मैंने कैसे याद किया हुआ है, ऑड नंबर तो डिवाइड होता नहीं है, उसमें 1 ऐड करके डिवाइड कर दो। इवन डिवाइड हो जाएगा, तो इवन को पहले डिवाइड करना है, फिर उसमें 1 ऐड करना है। समझ में आ गया? इवन में 2 नंबर, ऑड में 1। ऑड में 1 कैसे निकालोगे, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होकर पॉइंट में आंसर देगा, पॉइंट तो होता नहीं है, उसमें +1 किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो वो नंबर इज द मिडिल मोस्ट टर्म। इवन में इवन तो डिवाइड हो गया, पर उसमें +1 करके एक और नंबर निकाला। समझ में आ गई बात ये? तो ये हमारे पास 9th टर्म आ गई। आपने A9 की वैल्यू निकालनी थी, जो आएगी 110, और साथ में जरूर लिख देना सीट। मैंने अभी इतनी स्ट्रिक्ट होकर ये नंबर नहीं काटे हैं, ठीक है, कईयों में लिख लिया होगा, कईयों में नहीं किया होगा, इग्नोर किया होगा, पर अगर वहां पर आपके मार्क्स कट रहे हैं ना, तो उससे आप कोई वो नहीं कर सकते कि अभी नहीं कटे बाद में कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वली सबके फाइनल से अगर आपने सीट्स नहीं लिखा है, नंबर कटने के पूरे पूरे चांसेस है। जो किस्मत है कि अच्छी किस्मत हुई तो शायद मैम इग्नोर कर दे, वरना नंबर कट जाएंगे, पूरा आधा नंबर कटेगा। ठीक है, अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सिंपल सी बात थी, आपको सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, पहले तो याद रखो सम ऑफ 5th टर्म नहीं कहा हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का हुआ है विच इज S5, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का हुआ है विच इज S7, इनका सम मिलकर क्या हो जाता है 167। इकलौता क्वेश्चन है ये, और इसकी लैंग्वेज ही ऐसी लिखी हुई है सम ऑफ फर्स्ट के, तो मैंने फिर से लिख दिया एड अप टू 167, मैंने इस पर लिखा है एड अप टू 167, अदरवाइज तो बुक में जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 167, जिस भी बुक में चेक किया ना उसमें यही लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी एंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 167, राइट। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर लिया कि थोड़ा सा करेक्ट किया सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये दोनों टर्म्स, ये दोनों सम मिलकर फाइनल सम दे रहे हैं 167, और सम ऑफ 10 टर्म्स दे रहा है 235। इसमें फॉर्मूला सही से अप्लाई करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें आपकी एक ही वैल्यू आती है, इसमें जो दो इक्वेशंस बनेंगी वो लिखो पहले तो फर्स्ट का आंसर है ना, अब ये सॉल्व करके लेकर आना है आपने 12a प्लस 31d, और मैंने क्लास में सॉल्व भी करवाया हुआ है 167 जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था, और ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। आपके क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन मैटर करती है, उसमें दो इक्वेशन पूछने को कहा है ना, तो मैडम नहीं सर्च मारेगी वहां पे कि अच्छा ये वहां पे सॉल्व किया, अच्छा ये यहाँ पे सॉल्व किया है, आप उसमें सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद जो सुखमीत ने किया डायरेक्ट आंसर लिख दिया, सॉल्व नहीं किया, कुछ नहीं कैलकुलेशन की, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो वो सच में कहती हूँ डीएवी में मार्क्स कटे थे, पूरा 4 नंबर का केस स्टडी का क्वेश्चन गलत हुआ था, एक बच्चे ने ऐसे ही किया था, उसने आकर कंप्लेन की मैम मैंने तो सॉल्व किया था, मैंने तो कहीं और सॉल्व किया था, आंसर लिखा, मैम ने कहा चीटिंग है, और नंबर काटे, 4 पे 4 नंबर नहीं दिए उसे। इट्स अ वेरी वैलिड केस, चीटिंग है, कहीं सॉल्व नहीं किया हुआ, कोई रफ वर्क नहीं किया हुआ, हम कैसे मान रहे आपने कहाँ से सॉल्व किया है, और तुम्हारा जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारी क्लास परफॉर्मेंस के बारे में मुझे पता है, हाउ कैन आई से कि तुमने चीटिंग ना की। तो ये आपको लास्ट में पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ना अच्छे से लीनियर इक्वेशन आर करके ये दो स्टेटमेंट लिखकर आनी है, तभी नंबर अच्छे से मिल जाएंगे, नंबर कटेंगे नहीं, वरना 2 या 1.5 नंबर मिल जाएगा जो मैम को सर्च करना पड़ गया। ठीक है, अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकालोगे, दैट विल बी 5, फोर्थ टर्म है 16, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज 970। ए की वैल्यू कितनी आती है, लिखी नहीं, 1 है, नहीं 1 नहीं है, 5 3 15, हाँ ठीक है, ए इज 1, फर्स्ट टर्म इसमें 1 आएगी। ये क्वेश्चन प्लीज अच्छे से देखकर पूरा सॉल्व कर लो, इकलौता यही क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन आती है, फर्स्ट 5 टर्म्स फर्स्ट 7 टर्म्स, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ द साइन, प्लस माइनस एपी में बहुत गलती हुई है, अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में एपी दी हुई है थर्ड क्वेश्चन में, अब ये लास्ट ईयर में फाइनल में क्वेश्चन था ऐसा ही एक 3 नंबर का एपी का क्वेश्चन फाइनल बोर्ड पेपर में था, ये 1 4 7 10, तो फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 4। तो पहले तो ना एपी की एक लाइन याद कर लो कि उसकी ना पूरी इंट्रोडक्शन जैसे कहते हैं ना, किसी स्टोरी के बारे में वंस अपॉन अ टाइम लिखते हैं, है ना, कोई स्टोरी सुनानी होती है ना, फेरी टेल सुनाओ तो क्या लिखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एवरी फेरी टेल स्टार्ट, तो एवरी एपी क्वेश्चन विल स्टार्ट लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक हो गया, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, समझ में आ गई बात ये। एपी के क्वेश्चन में चाहे रिक्वायर्ड चाहे नहीं है ऊपर लिखाओ, पहले लिख दो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, नंबर नहीं कटेंगे, वो मैं किस्मत की बात है, किस्मत में हुआ है नंबर कट जाएंगे, मतलब बुरी किस्मत में तो नंबर कट गया, आधा नंबर कट गया, नहीं तो मिल जाएंगे, मैम ने इग्नोर कर दिया, समझ में आई बात ये। तो ये तो पहले लिख कर आना है, ए इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 3, एक्स क्या है लास्ट टर्म, क्या होती है वो, a प्लस एन माइनस 1 डी, क्या लिखोगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 विच इज 3n माइनस 2, फिर ये 287 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, चाहे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का, या फिर 2a प्लस एन माइनस 1 डी, समझ में आ गया ये।
ठीक है, तो आपके इसमें n की वैल्यू आएगी 14 और x जो है वो क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू थी ना, इट विल बी 40। आंसर x की वैल्यू निकालने पे बनेगा पूरा मार्क्स, मतलब ये x निकालोगे तभी मार्क्स आएंगे, अदरवाइज एक नंबर कटेगा ही कटेगा इस क्वेश्चन। x की वैल्यू तक हमें, n की वैल्यू तक नहीं पहुंचना है, हमें x की वैल्यू 40 भी निकालनी है। अब किसी बच्चे ने क्या किया था, इसमें 41/3 आता है एक माइनस, उसके साथ भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उसको रिजेक्ट नहीं किया हुआ, उसके साथ भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो कौन है देखो, ऐसा नहीं करना आगे। ठीक हो गया इतना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है जो आम गलती होती है ना। मैंने एपी में कहा था आप क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, उसमें फर्स्ट टर्म स्पेसिफाई कर दी ए है और डी है। इसमें कहा गया है एपी की 37 टर्म्स है, उसकी 3 मिडल मोस्ट टर्म ली और वो है 225। ये नंबर क्या है 37, इवन या ऑड? ऑड। इसमें मिडल मोस्ट टर्म निकालिए तो कौन सी होगी, कैसे निकालोगे, 37 + 1 डिवाइड बाय 2, 38/2। तुमने इसे गलत सॉल्व करके लिखा हुआ है 14 है ना, या 16, क्या आएगा ये आंसर 19। तो आपको मिडल मोस्ट टर्म दे दी 19। अब 3 मिडल मोस्ट ली है, ये सेंटर में बैठी है, 3 लोग हैं तो एक पहले एक बाद वाली, तो ये आपकी इक्वेशन बननी चाहिए। इनका सम दिया हुआ है 225, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। एपी में ए 18 कैसे लिखते हैं, ये तो सबको क्लियर है। देखो एपी ना, ये सब चीजें क्लियर होगी ना, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, प्लस में माइनस, माइनस प्लस, एपी पूरी फिर कैलकुलेशन है। वंस यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, फिर आती है कैलकुलेशन मिस्टेक कि अच्छा ओ हो, ये तो आता था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। एक है अच्छा आता ही नहीं था, एक है आता था, कैलकुलेशन मिस्टेक। समझ में आई बात ये? तो एपी को अगर मास्टर करना है ना, तो पहले तो फॉर्मूला ठीक से लगाओ, उसके बाद कैलकुलेशन पे ध्यान दो। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी a + 18d is 75। अब ये लास्ट की 3 टर्म्स दी है, लास्ट की 3 टर्म्स मतलब 37 टर्म्स है, a 37, a 36, a 35, इनका सम है 429 और इक्वेशन बनकर आएगी a + 35d = ये सॉल्व चाहिए कल से पूरा टेस्ट दोबारा से, मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ आपको आंसर्स लिखा रही हूँ साथ। a + 35d is 143। इतना क्लियर हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास a की वैल्यू आएगी 3 और d आएगा 4। हाँ जी, व्यांश ने लिखा था शायद ये, तुम कहते हो ना मार्क्स आते हैं, कोई गलती नहीं करता, कैलकुलेशन मिस्टेक, वो तो बच्चा अच्छा है, उससे कैसे हो सकती है। अब गलती क्या हुई है, पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बाद इसने लिखा है द टर्म्स ऑफ एपीआर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी एक बच्चे को लिखा है, उसने लिखा है 3, 7, 10, शायद पूरा मैंने क्वेश्चन सही, नहीं रियांश नहीं है, आहिल है। उसने लिखा है 3, 7 एंड 10, तुम्हारी कोई और गलती है, तो तुमने माइनस प्लस में गलती की हुई है। समझ में आ गई बात है? अब ये चीज गलती है, पकड़ में आने वाली बात है। 3, 7, 10 मैंने सही किया, और बाद में जब आंसर मैच करता है तो लगता है 11 क्यों लिखा नहीं है, 10 क्यों लिखा हुआ है, मैंने सही करके गलत किया हुआ। देखिए समझ में आई, ये बहुत माइनस मिस्टेक है। तो आपका इसमें आंसर आएगा 3, 7, 11, और यहाँ नहीं छोड़ना है, उसने फाइंड द एपी का एक डॉट लगाकर, ये कॉमा लगाकर ये डॉट्स लगाने हैं। समझ में आ गई बात, आंसर लिखो। अब 5th क्वेश्चन जो समझाऊंगी वो समझ के जाना, वो बहुत जरूरी है, तो दिस इज वन थिंग। इसमें ना वो सिखाना भी जरूरी होता है कि 3 टर्म्स को हम ऐसे लेते हैं और उसमें गलती भी करते हो। तो मैं बाकी सब रब करके सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी, बाकी डीपीटी कल करेंगे और ऐसे ही 15 मिनट लगाकर एपी का टेस्ट भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक तरह से इंपॉर्टेंट मानकर चलो, इस बार पेपर में आने के, सच में कहती हूँ सितंबर में ना, इस बार ये 3 टर्म्स 4 टर्म्स वाले ही क्वेश्चन चलाएंगे आपके स्कूल वाले, क्योंकि ना बाकी सब एपी कर चुके हो, बाकी सब एपी आती है, कंफ्यूजन वाला ये पॉइंट रह जाता है। और एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है 3 टर्म्स 4 टर्म्स वाले। जब हमें 3 टर्म्स इन एपी कहा जाता है ना, तो
तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी। या तो अगर आप इस तरह से ले रहे हो, मैंने आपको सिखाया था, लिख लो, 5 मिनट्स लगा लो, क्लास में थोड़ा सा चले जाना लेट, अपनी साइंस क्लास में, मतलब लेट इन द सेंस 6:20 में भी आप जा सकते हो, वहां पे निकल सकते हो यहाँ से। हार्डली आई टेक 2-3 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, उसमें दिया हुआ है सम, व्हाई आई टेक दीस 3 टर्म्स, क्योंकि जब मैं इसको ऐड करती हूँ ना, तो ये सम क्या देता है, 33। तो जिससे डी कैंसिल हो जाता है, 3a क्या बन गया 33, a क्या बन गया 11। यहाँ तक मैक्सिमम, जिसने अगर ये सॉल्व किया तो ये आंसर 11 निकाला है। अब गलती क्या हुई है, आदत क्या थी, मैंने क्या कहा था, वंस अपॉन अ टाइम फेरी टेल स्टार्ट होती है तो एक ही का से स्टार्ट होती है, लेट द फर्स्ट टर्म बी a, कॉमन डिफरेंस भी b। तो ये a जब आया ना, तो दिमाग में बैठ गया ये तो फर्स्ट टर्म है। अपने क्वेश्चन के साथ मैच करो, ये आपकी मिडिल टर्म है, ये सेकंड टर्म है उस एपी की। बस ये बहुत बड़ी गलती है जो इस कॉन्सेप्ट में आती है, विच आई रियलाइज कि कंफ्यूजन क्यों होती है कि मैम ये तो फर्स्ट टर्म है, बच्चे इस क्वेश्चन के लिए वो सेकंड टर्म है, क्योंकि हमने ए को सेंटर में एडजस्ट किया था। समझ में आ गई बात है, राइट, एवरीवन क्लियर। यहाँ पर ए जो 11 आया वो सेकंड आया, ये क्यों किया हमने, ताकि हमारे पास पूरे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल रह जाए, 11 माइनस डी 11, 11 प्लस डी। ये कॉन्सेप्ट हम क्यों सिखाते हैं, जल्दी काम करने के लिए, कि हमारे क्वेश्चन में ए और डी ना रहे, सिर्फ एक ही टर्म रह जाए। मिडिल मोस्ट टर्म 11 होगी, टर्म्स बन गई 11 माइनस 10, 11, 11 प्लस 3। समझ में आ गई बात ये। अब आपको दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29। सेकंड टर्म कौन सी थी, और आई एम सरप्राइज, यहाँ बच्चों ने 29, 11 प्लस 29 करके 40 लिखा हुआ है, लेकिन 11 को फिर फर्स्ट टर्म माना हुआ। समझ में आया, बच्चे अच्छे वाले बच्चों ने भी ये किया हुआ है कि उन्होंने 11 माइनस डी को, यहाँ पे 11 लिखा है सेकंड टर्म पर 29, यहाँ पे 11 लिखकर 40 करके फिर से फर्स्ट टर्म जो भी बताइए तो 11 के साथ बनाइए। दूसरी चीज, जब आप इसको सॉल्व करोगे 121 माइनस डी स्क्वायर 40 के इक्वल आता है, डी स्क्वायर 81 आएगा, डी आ जाएगा प्लस माइनस 9। अगर प्लस 9 लिखा है तो माइनस 9 नहीं लिखा। 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, सारी चीजें काउंट होंगी। यहाँ पे कैलकुलेशन सीखना था, किसने इसको प्लस ही कर दिया, 161 बना दिया, ठीक है ना। तो मेक श्योर बी केयरफुल ऑफ योर कैलकुलेशन। अब ये 11 आ गया, अगर डी प्लस 9 है तो 11 माइनस 9, 11 प्लस 9, और अगर माइनस 9 है, जिस केस में नंबर हमारे बताते हैं 2, 11, 20, और अगर माइनस 9 है तो वही रिवर्स हो जाएगी, पर आपको दोनों लिखने हैं। इफ डी इज 9 दिस इज द एपी, इफ डी इज माइनस 9 दिस इज द एपी। और यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगेंगे, 3 नंबर की बात हुई थी, यहाँ पे कॉमा लगा के डॉट लगा दिया, पिछले वाले में लगाया नहीं, यहाँ कहा आ जाओ, ठीक है। तो कॉमा लगाकर यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पे 3 नंबर की बात हुई है, दिस इज अ फाइनाइट एपी। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको अगर दूसरे वे से करते हैं, आपने कहा मुझे ए माइनस बी नहीं याद है, बच्चों ने वो भी किया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बिल्कुल सही है, ये कर लो ऐसे। यहाँ पर अटके कहाँ पे बच्चे, ए प्लस डी लिख लो इस चीज को। अगर 3 टर्म समझ नहीं आता, मौके पे भूल जाते हो, तो कैसे करना है, आरुष ने किया था, उसने कहा, उसने दोनों इक्वेशन बना ली, उसको समझ नहीं आया बाद में करना क्या है। समझ में आ गया। तो ये है 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 33। तो a प्लस d किसके इक्वल आ गया, 11। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 29। ये बन जाएगा a प्लस 2d, और यहाँ पर आपने लिख दिया 11 प्लस 29। a प्लस d की वैल्यू क्या है, 11, तो मैंने a की वैल्यू निकाल ली 11 माइनस d। when you get two equations in two variables, substitution या एलिमिनेशन, क्योंकि प्रोडक्ट है तो एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, सब्स्टिट्यूट ही करेंगे हम, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे भी किया है, ये क्या हो गया, इससे क्वेश्चन लंबा हो जाता है, उससे क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है, बनकर इक्वेशन वही आएगी 11 माइनस डी 11 प्लस डी। समझ में आ गई बात है, चलो जाओ। अच्छा मुझे मार्क्स बता के